नमस्कार, मैं हूँ माज और आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं सरल भारत न्यूज। आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आज मेरे साथ मौजूद है सीकर के माननीय सांसद आदरणीय स्वामी सुमेधानंद सरस्वती जी। जब मैं स्वामी जी की बात करता हूँ तो इनका एक परिचय और देना उचित समझता हूँ, और वो परिचय ये है कि उन्होंने एक वैदिक आश्रम की स्थापना करी और सर्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के वो अध्यक्ष भी रह चुके हैं। यहाँ तक ब्रह्मचार्य संदेश, जो ब्रह्मचार्य शब्द ऑफ वेदा है, उसकी उन्होंने लेख लिखी। स्वामी जी, आपने हमको अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुरू करें। जी स्वामी जी, जब मैं आपका ये पूरा देखता हूँ, कार्यकाल देखता हूँ और आपका राजनीतिक जीवन देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ एक तरफ आपका आध्यात्मिक जीवन है, एक तरफ आपका राजनीतिक जीवन है। तो आध्यात्मिक जीवन और राजनीतिक जीवन, इनके बीच में आप समन्वय कैसे बैठाते हैं? पहले तो मैं सरल भारत में इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं, और आपने मुझे कुछ अपनी बात कहने का अवसर दिया है। मेरा जो बैकग्राउंड है वो वैदिक संस्कृति से रहा है, और वैदिक संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जो सृष्टि के सबसे प्राचीनतम संस्कृति है। वेद सृष्टि का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, और मुझे ये मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे वेदों का अध्ययन और अध्यापन करने का मौका मिला है। वेद में एक मंत्र है, वेदाहमेतम पुरुषम महंतम आदित्य वर्णम तमसः प्रस्तात् तमे विदित्वा अति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अनाय। वेद स्वयं एक बात को कहते हैं कि उस परमपिता परमात्मा ने, जिसको सृष्टि का प्रथम पुरुष कहा गया है, पुरुष कहते हैं, पुर कहते हैं स्थान को या नगर को, तो इस सृष्टि रूपी पुर को जिस महाशक्ति ने स्थापित किया है, निर्माण किया है, उसको जानने का यदि कोई मार्ग है तो वो मार्ग है वेद। तो उस वैदिक मार्ग पर मैं चला। मैं पहले साइंस का विद्यार्थी रहा, बाद में मेरे मन में भाव आया कि मैं वेदाध्ययन करूं, और वेदाध्ययन के पथ पर चला। 8 वर्ष तक मैंने वेदों को पढ़ा और पढ़ाया भी। वेद और दर्शन शास्त्र, इसको पढ़ाया। दूसरी बात, आपने जो अभी मेरे से कही कि अध्यात्म का मेरा रास्ता था और राजनीति की तरफ कैसे प्रवृत्त हुए। हमारे यहाँ एक सूक्ति है चाणक्य की। चाणक्य ने एक पुस्तक लिखी, प्रश्नोत्तरी, और उस प्रश्नोत्तरी में उन्होंने पूछा कि सुखस्य मूलम किम। संसार का प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है, तो पूछा सुखस्य मूलम किम, सुख का मूल क्या है? तो उत्तर मिला, सुखस्य मूलम धर्म, सुख का मूल धर्म है। फिर पूछा कि धर्मस्य मूलम किम, धर्म परोपकार यदि आप करना चाहेंगे तो उसके लिए किस चीज की जरूरत है? तो उसमें आया कि धर्मस्य मूलम अर्थ, इकोनॉमी। बिना साधनों के आप भी परोपकार का काम कर नहीं सकते। फिर पूछा धर्मस्य मूलम किम, अर्थस्य मूलम किम, तो कहा अर्थस्य मूलम राज्यम। राज जो है वो अर्थ का मूल है। इकोनॉमी की सिस्टम को ठीक करने की, व्यवस्था को ठीक करने का यदि कोई साधन है तो राज व्यवस्था है। और सृष्टि के प्रारंभ से ही, रामायण काल से ही आपने देखा है कि प्रत्येक राजा के पीछे आध्यात्मिक शक्तियां थी। रामायण काल में महर्षि वशिष्ठ थे, विश्वामित्र जैसे ऋषि थे जो समय समय पर मार्गदर्शन करते थे। और महाभारत काल को आप देखेंगे तो वहां महर्षि संदीपन और भगवान श्री कृष्ण जैसे व्यक्तित्व थे। जब जब आप देखेंगे कि समाज भटकाव की तरफ गया है, राज भटकाव की तरफ गया है, तो इस प्रकार की आध्यात्मिक शक्तियां जो हैं वो उनको सहायता देती है। तो मुझे भी जब ये कहा गया, माननीय प्रधानमंत्री जी से परिचय था, उन्होंने कहा कि आप चुनाव लड़िए, तो एक ही बात आई कि जब तक इस प्रकार के लोग राजनीति में नहीं आएंगे
जिनका कोई पारिवारिक सिस्टम नहीं है, व्यक्ति के नहीं है, क्योंकि मैं सन्यासी हूं। और सन्यास का अर्थ क्या होता है? न्यास मीन्स ट्रस्ट, और संन्यास समभाव से चलने वाला। ट्रस्ट पब्लिक प्रॉपर्टी को कहते हैं। तो सन्यासी ही पब्लिक प्रॉपर्टी है, सन्यासी को व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं है। सन्यासी वो हो ही नहीं सकता जो एक व्यक्ति का है, एक परिवार का है। सन्यासी सबका है, इसलिए उसको सन्यासी कहा गया है। तो इसलिए मन में आया कि जब हम सामाजिक दृष्टि से काम कर सकते हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से काम कर सकते हैं, तो इसी भाव को लेकर के राजनीति में काम कर सकते हैं। और मेरा जो 7 साल का कार्यकाल रहा है, ईश्वर की कृपा रही कि मुझे मेरी टीम के लोग इसी प्रकार के मिले जिनके मन में ये भाव था कि हमें सेवा करनी है बिना किसी स्वार्थ के। और मेरे लोकसभा क्षेत्र में उस सेवा की भावना के कारण अच्छे अच्छे काम भी हुए। हमारे यहाँ कभी मीटर गेज हुआ करती थी, आज पूरे के पूरे शेखावाटी अंचल के अंदर ब्रॉड गेज है। आज बॉम्बे से हम जुड़ गए, इंदौर से हम जुड़ गए, कोटा से हम जुड़ गए। पूरे देश के अंदर से हमारे यहाँ सीधी ट्रेनें आज चल रही हैं। अभी इलेक्ट्रिक का काम चल रहा है, 125 करोड़ रुपया इलेक्ट्रिक सिटी के लिए, पूरा का पूरा लाइन इलेक्ट्रिक करने के लिए। तो रेलवे का काम हुआ, मेरी लोकसभा में 9 ओवर ब्रिज बने रेलवे के ऊपर। यहाँ मेडिकल कॉलेज हुआ, अभी तो माने प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर मेडिकल कॉलेज होगा। और इस कोरोना महामारी को देखते हुए यदि हमारे चिकित्सा जगत के संसाधन ठीक नहीं होंगे तो देश बच नहीं पाएगा। तो उन्होंने ये किया, लेकिन जिसमें हमारा मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुआ था उसमें बहुत कम मेडिकल कॉलेज थे। तो आज मेडिकल कॉलेज है। एक सैनिक एकेडमी, क्योंकि मेरा जो क्षेत्र है शेखावाटी अंचल, आपको आश्चर्य होगा, पूरी भारत की सेना में 12 लाख सैनिक हैं। 12 लाख सैनिकों में 1 लाख सैनिक हमारे 3 जिलों से हैं, चूरू, झुंझुनू, सीकर से। और वर्तमान में अकेले सीकर से लगभग 32,000 नौजवान वर्तमान में फौज में हैं, और इतने रिटायर्ड सैनिक होंगे। तो सेना का क्षेत्र है, इसलिए एक सैनिक एकेडमी भी यहाँ पर हुई जिसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ साथ में और बहुत सारी गतिविधियां जो क्षेत्र में आवश्यक हैं उनका कार्यक्रम हुआ। अभी पेयजल के ऊपर काम चल रहा है, जल जीवन मिशन के तहत। तो प्रधानमंत्री जी की जितनी योजनाएं हैं उन योजनाओं को हमने बड़े तरीके से ढंग से, चाहे वो उज्ज्वला योजना थी, चाहे उजाला योजना थी, घर घर के अंदर बिजली के कनेक्शन दिए गए, हर घर को सिलेंडर दिया गया गैस का। तो ये काम हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि मेरे पास जो भी लोग आते हैं उनको एक ही बात कही कि आप सीधे मेरे पास आओ। प्राय राजनीति में लोग बिचौलिए पैदा कर लेते हैं, मैंने वो बीच का सिस्टम खत्म करके मैं अब मेरे कार्यकर्ताओं से सीधा जुड़ा कि आप डायरेक्ट मेरे पास आओ। तो इसलिए राजनीति में भी आने के बाद मुझे आत्मसंतुष्टि हुई है, और खूब आत्मसंतुष्टि हुई है कि किसी गरीब व्यक्ति को जब कोई मेरे पास आता है तो उसका काम होता है तो उसकी कितनी प्रसन्नता होगी। तो इसलिए मैं इस राजनीति को भी सेवा का एक प्रकल्प मानता हूँ। और ये सेवा का प्रकल्प ऐसा है क्योंकि सभी समस्याओं का अंतिम पड़ाव यदि कही है तो पॉलिटिक्स के टेबल पर होता है। वो अगर पवित्र है तो समाज के अंदर समस्याओं का समाधान बहुत जल्दी हो जाता है और ठीक तरीके से हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा अध्यात्म नहीं हो सकता। महर्षि दयानंद मेरे प्रेरक हैं, उनसे एक बार कहा गया कि आप इस सांसारिक झंझट में क्यों पड़ गए। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि हिमालय की ऊंचाई के ऊपर एक अच्छा सा पेड़ और उसके फल पक जाएं और पक करके वहीं गिर करके सड़ जाएं तो किस काम का पेड़ है। पेड़ के मीठे फल समाज खाए। तो इसी तरह से यदि हमारे पास ज्ञान है, विद्या है, सब कुछ है और वो समाज के काम नहीं आए तो उसका कोई लाभ नहीं होता। तो मैंने यही सोच करके कि हमारे समय का, हमारी सेवाओं का सबको लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि 24 घंटे का समय हमारा होता है। हमने कोई बिजनेस को देखना नहीं, बच्चों की शादियां करनी नहीं, कोई काम करना नहीं। 24 घंटे हमारी सेवाएं जो हैं, यही काम मोदी जी का है, उन्हीं के पथ पर हम चल रहे हैं। ये आपने जो पूछा उसके बारे में आपको बताया। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अभी आपने कहा कि आप राजनीति में आए, माननीय प्रधान जी ने आपको टिकट प्रेषित किया, तो इस पे मैं सवाल करता हूं, जिस क्षेत्र से आप आते हैं वहां से भाजपा के एक नेता और आते हैं, सुभाष महारिया जी।
आपके अगेंस्ट वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़े, बाद में कांग्रेस पार्टी में चले गए। जब एक परिवार में गए और उस परिवार का एक दूसरा सदस्य जो अटल जी की सरकार में मंत्री था वो नाराज हो गया, तो कैसे विचारों का आदान प्रदान किया, कैसे साथ में समन्वय बिठाया, क्या आपने दोबारा किया? देखिए, सुभाष जी को पार्टी ने 3 बार तो सांसद बनाया। एक चुनाव वो हार गए थे, 2 चुनाव हारे, तो 5 बार तो उनको लोकसभा का टिकट दिया। केंद्र में 2 बार मंत्री बनाया, 1 बार उनको विधानसभा का टिकट दिया। उनका भाई है नंदकिशोर महरिया, 2 बार उनको पार्टी ने टिकट दिया। उनके बहनोई हैं, 3 बार उनको टिकट दिया। उनके साडू हैं, 2 बार उनको टिकट दिया। तो एक परिवार को 15-16 टिकट दिए पार्टी ने। और जब पार्टी ने ये एनालिसिस किया, काफ़ी अध्ययन करने के बाद में, सर्वे करवाने के बाद ये तय हुआ कि माननीय सुभाष जी लोकसभा भी हार चुके हैं और विधानसभा भी हार चुके हैं, और विधानसभा भी उस समय हारी जब भाजपा ने 163 सीटें जीती। तो ये विचार किया कि कोई दूसरा व्यक्ति आना चाहिए ताकि सीट निकल सके। उसमें मोदी जी के सामने एक टारगेट था कि हमें स्पष्ट बहुमत चाहिए, तब काम होगा। मैं राजनीति में नहीं था, लेकिन 40 साल से मैं सेवा का क्षेत्र में काम कर रहा था। मुझे जिस दिन टिकट मिली उस दिन इस क्षेत्र में 32 वर्ष मुझे हो गया था। समाज सेवा के क्षेत्र में, आर्य समाज के माध्यम से, गौ सेवा के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से मैंने काम किया। और केवल मात्र यही कि काम वर्तमान में जैसे राजनीति में कर रहा हूँ, ऐसे उसमें समाज सेवा में काम था। आपको आश्चर्य होगा कि मोदी जी मुझे टिकट दिया जी, तो कलेक्टर से मैंने पूछा भी मुझे क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं, तो उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स की बात की तो कहा कि एक चेक भी देना है 25,000 रुपये का सिक्योरिटी के लिए। लेकिन मेरा बैंक खाता नहीं था, मैंने कभी बैंक खाता खुलवाया नहीं था, आवश्यकता ही नहीं पड़ी मुझे। तो मैंने बैंक खाता खुलवाया और कुछ लोगों से लेकर के पैसा 35,000 रुपये बैंक में डाला और लोगों ने चुनाव लड़ाया। इसलिए सुभाष जी पार्टी के नेता थे, लेकिन कई बार व्यक्ति उसके दिमाग में ये बात आ जाती है कि मैं नहीं तो दूसरा नहीं। लेकिन राजनीति में और भारतीय जनता पार्टी में ये नहीं चलता। मेरा आज भी उनके प्रति, मैंने एक शब्द भी कभी उनके प्रति ऐसा नहीं कहा कि उनको ठेस पहुंचे। और मैं तो सन्यासी हूँ, इसलिए चाहूंगा कि भाई उनका जीवन सुखी रहे। स्वामी जी, जब मैं आपके क्षेत्र को देखता हूं तो आपके क्षेत्र की 3 विधानसभा मुझको याद आती हैं। एक नीम का थाना, एक लक्ष्मणगढ़ और एक सीकर। यहाँ पर विकराल पानी की समस्या है। और जब मैं एक सांसद के तौर पे आपका कार्यकाल देखता हूं तो आपकी 94% अटेंडेंस रहती है, बल्कि आपके जो राज्य से सांसद जाते हैं उनकी 92% रहती है। 192 सवाल आप पूछते हैं, बल्कि आपके स्टेट से जो लोग आते हैं वो मात्र 102 पूछते हैं। आपने पानी की समस्या के लिए कैसे सवाल किए और उनका क्या आपने हल निकाला, क्या किया, खासकर इन 3 विधानसभा में? देखिए, 8 विधानसभा है मेरी लोकसभा में, जिसमें एक जयपुर ग्रामीण की है, 7 विधानसभा सीकर जिले की है। न केवल मात्र नीम का थाना, बल्कि नीम का थाना, खंडेला, श्रीमाधोपुर, दातारामगढ़, इन 4 विधानसभाओं में पानी की ज्यादा संकट है। बल्कि सीकर विधानसभा जो है उसमें पेयजल की समस्या, भूमिगत पानी है। सीकर विधानसभा में अभी कोई ऐसा संकट नहीं है। लेकिन ये जो 4 विधानसभा मैंने आपको बताई हैं, इनमें वास्तव में पेयजल का बड़ा भारी संकट है। नीम का थाना, खंडेला और श्रीमाधोपुर के हालात तो ये है कि 10-10 किलोमीटर के क्षेत्र में पानी नहीं होता कि हम पाइपलाइन डाल करके वहां से ले आए। इस बारे में मैंने न केवल क्वेश्चन उठाए, बल्कि मैंने माननीय जल संसाधन मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी से मीटिंगें भी की और एक प्रपोजल बना कि भाई जमुना का पानी किसी तरह से ले जाया जाए, या राजस्थान नहर से जो SYL का पानी है उसमें से पेयजल की व्यवस्था की जाए। हमारे डिस्ट्रिक्ट की 2 तहसीलें तो इंदिरा गांधी नहर का जो पानी है उससे जुड़ चुका है। ये वसुंधरा जी के टाइम प्रोजेक्ट बना था और फतेहपुर और लक्ष्मणगढ़ को वहाँ से पानी लगभग मिलना शुरू हो गया है। अभी जल जीवन मिशन में जब पाइपलाइन सिस्टम हो जाएगा तो सबको मिल जाएगा। इस क्षेत्र को भी हमारा प्रयास है
कि पानी आ सके, और वो हरियाणा सरकार से बात चल रही है कि भाई पानी हमें दीजिए, और भारत सरकार इसमें काफ़ी गंभीर है कि क्षेत्र को पानी, पीने का पानी मिल सके, वो नहर का पानी मिल सके, और कोई दूसरा उपाय है नहीं जी। स्वामी जी, जब मैं आपके क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति देखता हूँ, वहाँ के किसानों का अध्ययन करता हूँ, उनके बारे में आत्मावलोकन करता हूँ, तो मैं पाता हूँ कि आपके क्षेत्र में प्याज की खेती होती है, और जब बारिश होती है, जब उसकी परत निकल जाती है, तो उनको ठीक रूप से मुआवजा नहीं मिलता है। और मैं आपका धन्यवाद दूंगा कि आपने ये सवाल सदन में उठाया था, और जब आप ये सवाल उठा रहे थे, तो सिंधिया जी, जो भी आपकी पार्टी के सांसद हैं, उस समय कांग्रेस में रहकर शोर कर रहे थे, आपको बोलने नहीं दे रहे थे। मैंने आपका मंतव्य पूरा सुना था। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जब आपने प्याज के जो किसान है उनके लिए बात उठाई थी, उस समाधान कोई निकला नहीं निकला, उस पूरे मुद्दे का कोई हल निकला नहीं निकला। आपने ठीक कहा कि मेरे लोकसभा में 3-4 तहसीलों में पर्याप्त मात्रा में प्याज का उत्पादन होता है, और लाखों टन प्याज होता है, और ये प्याज हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कई स्टेट में जाता है। मीठा प्याज होता है, सीकर का प्याज काफ़ी फेमस प्याज है। ये प्याज गर्मियों में होता है। मैंने इस बारे में पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठाया था, उसके बाद में खाद्य आपूर्ति मंत्री से और कृषि मंत्री से भी मेरी मीटिंग हुई, और उसका एक समाधान भी निकला। एक तो रसीदपुरा जो गांव पड़ता है, उसमें प्याज मंडी बनी, चालू हो गई मंडी, तो वहीं किसान को प्याज बेचने का मौका मिल जाता है। दूसरा भी जो प्रधानमंत्री जी ने और माननीय कृषि मंत्री जी ने ये 3 बिल लेकर के आए, और एक बिल के अंदर ये जो मंडी मुक्त किसान को किया है, उसका इस बार लाभ मिला किसान को। इस बार हमारा कहीं भी प्याज 10 रुपये किलो से नीचे नहीं गया, नहीं तो किसान का प्याज 2 रुपये किलो बिकता था। 10 रुपये से लेकर के और 25 रुपये किलो तक का भाव किसान को इस बार मिला है। उसका कारण क्या है? पूरे देश का व्यापारी आया, और व्यापारी ने खेतों में से किसान का माल उठाया। इस बार किसानों को बहुत बड़ा लाभ हुआ है, और इस बार हमारा किसान संतुष्ट है। दूसरा, हमने प्रयास किया है कि किसानों को शेड बनाने के लिए भी लोन मिले, और वो लोन मिलने भी शुरू हुए हैं। किसान को यदि प्याज रोकना है तो अपने खेत में रूटीन शेड बना ले और प्याज को रख ले, क्योंकि प्याज बाकी जो सब्जियां और ये गोडाउन में रखी जा सकती हैं, प्याज का सिस्टम अलग है। प्याज ने तो एयर कंडीशन में रखा जा सकता है, और ने खुले में रखा जा सकता है। प्याज के छत चाहिए और हवा चाहिए, तो उसका भी लाभ मिला है। और इस बार तो मैं आपको निवेदन करूं कि प्याज के लिए किसान जो है ना खूब संपन्न है, किसान खुश है, तो प्रयास सफल रहा। स्वामी जी, हमारे एक दर्शक हैं विशाल यादव जी, वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं। कह रहे हैं कि स्वामी जी, आपने महिलाओं के उत्थान के लिए ऐसे क्या विशेष कार्य किए? जहां तक महिलाओं की बात है, सीकर डिस्ट्रिक्ट महिलाओं के दृष्टि से एजुकेटेड जिला है। और आपको ध्यान होगा, जब प्रधानमंत्री जी झुंझुनू आए थे, तो सीकर डिस्ट्रिक्ट को पूरे देश में महिला शिक्षा में, बालिका शिक्षा में प्रथम पुरस्कार मिला था। हमारे यहाँ पर एक गांव पड़ता है खंडेला विधानसभा में, बावड़ी। वहां पर कभी आज से 20 साल पहले हॉकी की एकेडमी चलती थी, साई का एक सेंटर चलता था। वो सेंटर बंद हो गया था। मेरे कार्यकाल में मैंने उस सेंटर को चालू करवाया, और वहां से अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी बेटियां हॉकी की खिलाड़ी निकली हैं। तो महिलाओं के लिए मेरा तो बचपन से ही, जब से मैं सामाजिक क्षेत्र में आया हूँ, महिला शिक्षा पर, क्योंकि महर्षि दयानंद सरस्वती का अनुयायी होने के नाते, यदि महिला शिक्षा के क्षेत्र में जितना काम आर्य समाज ने किया है वो शायद ही होगा, तो मेरे जीवन भर मैंने महिलाओं के लिए काम किया है। और अभी मेरी लोकसभा में भी बालिकाओं के बहुत सारे स्कूल अपग्रेड करवाए हैं। खुद पिपराली के अंदर एक नर्सिंग कॉलेज की स्थापना करवाई है गवर्नमेंट की, जिसमें 200 में से 100 सीटें महिलाओं की हैं, और वहाँ लड़कियों के लिए हॉस्टल भी बनाया है। 100 की 100 सीटों के लिए हॉस्टल है। तो प्रयास रहता है कि मेरे क्षेत्र में मैं, क्योंकि महिला को, बेटी को
दहलीज का दीपक आ गया है, चौखट जो होती है, अगर आप उस पर दीपक रख देंगे, पहले दीपक होता था, आजकल लाइट, तो वो दोनों तरफ प्रकाश करेगी, अंदर भी करेगा और बाहर भी करेगा। तो बेटी तो चौखाट का दीपक है, वो अपने पीहर पक्ष में भी और ससुराल पक्ष में भी, दोनों में प्रकाशित करती है। दूसरा, महिला यदि शिक्षित होगी तो चाणक्य ये कहता है कि एक माँ जो है वो 10 पिता के तुल्य है, और एक पिता 10 गुरु के तुल्य होता है, 10 आचार्यों के तुल्य। अर्थात एक शिक्षित माँ 100 आचार्यों के तुल्य हो गई। 100 टीचर जितना सिखाएंगे उतना एक शिक्षित महिला, संस्कारित महिला अपने बच्चों को सिखा सकती है। तो मेरा प्रयास रहा है कि मैं बालिकाओं को, महिलाओं को शिक्षित और संस्कारित करूं, इसी में मेरा समय लगा है। स्वामी जी, आपने भी बताया जो खंडेला उपखंड में बावड़ी गांव है, मैं व्यक्तिगत तौर पे आपकी इसलिए और प्रशंसा करूंगा। मैं आपका एक मंतव्य सुन रहा था, तो आप वहां दौरा करने गए थे, तो वहां पे देखा नीचे शायद जो ट्रैक होता है, जो लकड़ी वाला कुछ होता है, वो एकदम खराब हो गया था। तो आपने 50 लाख की स्वीकृति उसके लिए करवाई थी, 10 लाख का खर्चा आया था, और 40 लाख शायद आपने अन्य चीजों में खर्चा करवाया था। तो मैंने आपके मंतव्य को सुना था, मुझे वो बहुत अच्छा लगा था देख के। तो सांसद जी, ये तो मैंने आपके क्षेत्र की बात कर ली। अब एक सत्ताधारी पार्टी के आप सांसद हैं, आपका कर्तव्य बनता है जो सामने लोग हैं उनका जवाब देना। अब मैं जो आपसे प्रश्न करने जा रहा हूं, एक सांसद होने के साथ साथ एक सत्ताधारी सांसद होने का जो निर्वाह आपने किया है उसके ऊपर करूंगा। तो मैं शुरू करता हूं सर। सर, एक 2014 में जब चुनाव हो रहे थे, आप भी कंटेस्ट कर रहे थे, एक नारा लगा था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार। तो जब ये नारा लग रहा था, तो उस समय मैं 8वीं 9वीं में पढ़ता था, और जब मैं गाड़ी चलाता था तो 57 रुपए से लेके 65 रुपए में तेल डलवाता था। आज जब सबका साथ सबका विकास जैसी स्वार्थ वाली पार्टी आ गई है, उसके बाद जब पेट्रोल 94 95 में जा रहा है, तब ये नारा कहाँ चला जाता है, इसका कितना औचित्य रह जाता है? एक मार्मिक सवाल हम सबका है, इस पे क्या कहना है आपका? इसमें कुछ अंतर्राष्ट्रीय संकट है। तेल के संदर्भ में हमारे कुछ ऐसे समझौते हुए जिनमें तेल कंपनियों को स्वतंत्र कर दिया गया कि तेल कंपनियां अपने मूल्य खुद निर्धारित करेंगी। लेकिन फिर भी जहां महंगाई की बात होती है, तेल का प्रभाव पड़ता है, ट्रांसपोर्ट पर भी पड़ता है और चीज़ों में पड़ता है। लेकिन अन्य जो सामग्री है, अभी जैसे आप करेंगे, ये तो पेट्रोल डीजल की बात होगी, लेकिन आप सरसों की बात भी करेंगे, सरसों के तेल की भाई बहुत महंगा हो गया है। आप इसमें 2 हेतु देखेंगे। सरसों 3035 रुपये बिकती थी। हम ये भी चाहते हैं कि किसान को मूल्य मिले, और हम ये भी चाहते हैं कि खाद्य सामग्री के भाव भी नहीं बढ़े। जब सरसों 3500 बिकती थी और अब सरसों 7000 बिक रही है, तो उसका दुगना मूल्य हो गया, नंबर 1। दूसरा ये था कि सरसों के तेल में पाम ऑयल मिलाने की 40% तक की अनुमति थी, और उससे जो खाद्य सामग्री में, खाद्य तेल में पाम मिलता था, उसका जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता था वो चौंकाने वाला था कि ये जो मिलावटी तेल है ये मनुष्य के हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक है। अभी सरकार ने कानून बना दिया कि सरसों के तेल में 1 ग्राम भी दूसरा कोई तेल नहीं मिलेगा, शुद्ध सरसों का तेल ही कंपनी को बेचना पड़ेगा, और यदि वो मिलावट करती है तो उसमें 2 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। तो ये स्वाभाविक बात है कि 40% तो वो चला गया। पाम की आधी कीमत होती थी सरसों से। तो इस तरह से महंगाई में बहुत सारे कारण होते हैं। और जहाँ तक पेट्रोल डीजल की बात है, उसमें मैंने आपको बताया कि जो हमारे समझौते हुए, वो समझौते हमारे आड़े आते हैं। इसके साथ साथ में एक दिक्कत और भी है। जैसे मैं हरियाणा से और दिल्ली से जब आता हूँ, तो मेरा खुद मन करता है कि मैं वहाँ से डीजल भराऊँ। हरियाणा के अंदर राजस्थान से 10 रुपये प्रति लीटर डीजल सस्ता है, पेट्रोल सस्ता है। स्टेट के अंदर वेट लगता है, अन्य दूसरे टैक्सेस लगते हैं, सेस लगा देते हैं। अगर राजस्थान में 10 रुपये कम हो जाता है, जैसे दिल्ली में और हरियाणा में, पंजाब में, 3 स्टेट में तेल का भाव कम है, वो स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पर टैक्स ज़्यादा लगा रखे हैं, महाराष्ट्र में भी ज़्यादा लगा रखे हैं, तो केवल केंद्र की जिम्मेदारी नहीं है, ये स्टेट की भी जिम्मेदारी है
जब भारत सरकार तेल को जीएसटी में लाने की बात करती थी तो स्टेट चिल्लाने लग गई थी कि भाई जीएसटी में लाओगे तो राजस्थान को सीधा सीधा 10 रुपए पर लीटर का नुकसान होना है। तो भारत सरकार के साथ साथ में स्टेट्स गवर्नमेंट को भी सहयोग करना पड़ेगा। जब तक दोनों का समन्वय नहीं होगा तब तक इन चीजों की महंगाई पर नियंत्रण करना बड़ा मुश्किल होगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी इस पर काफी गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि जो तेल के भाव रोज ऊपर नीचे होते हैं, उछलते कूदते हैं, इनको कैसे नियंत्रित किया जा सके। और मैं समझता हूँ शायद ये कुछ दिन में ये समस्या का समाधान भी जरूरी हो जाएगा। स्वामी जी, मेरे एक दर्शक हैं सुभांशु मिश्रा जी, वो आपसे प्रश्न कर रहे हैं कि एलपीजी सिलेंडर जो आते हैं उनकी सब्सिडी धीरे धीरे बंद हो गई है, क्या कारण है इसका? मैं इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इस पर अपने को धीरे धीरे सोचना पड़ेगा। अब देखिए, खाद पर किसान को 1200 रुपये प्रति एक पैकेट, एक कट्टा, एक थैला जो खाद का आता है डीएपी का, उसकी 1800 रुपये कीमत है और उसमें से 1200 रुपया भारत सरकार दे रही है। कितनी बड़ी सब्सिडी! केवल एक खाद की बात कर रहा हूं मैं आपको। बिजली पर सब्सिडी, डीजल पर सब्सिडी, सब चीजों पर सब्सिडी चल रही है। दूसरी तरफ भी अभी आपने देखा कि कोरोना महामारी के अंदर 200 करोड़ वैक्सीन की हमें जरूरत पड़ेगी। 450 रुपए में भारत सरकार को वैक्सीन मिल रही है और लगभग 350 रुपया प्रति व्यक्ति के ऊपर खर्चा और पड़ेगा ट्रांसपोर्ट पर, क्योंकि वैक्सीन जो है वो ऐसी ट्रांसपोर्ट तो है नहीं कि जैसे बस में ट्रकों में अनाज भर के ले जाते हैं, उसको एक निश्चित टेम्परेचर के अंदर रखना पड़ता है। तो उसका ट्रांसपोर्ट का, उसका परचेज का, उसका दूसरा खर्चा, वैक्सीनेशन के समय का खर्चा समथिंग 800 रुपये पड़ेगा। अब 200 करोड़ को 800 से गुणा करेंगे तो ये तो केवल वैक्सीनेशन का खर्चा हो गया। साथ में इसके अतिरिक्त और दूसरी सुविधाएं चाहिए। अब हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर मेडिकल कॉलेज बनाना है। अभी 1500 ऑक्सीजन के प्लांट माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिए हैं। 1.5 लाख ऑक्सीजन सिलेंडर प्रधानमंत्री जी ने पहुंचाए हैं। तो ये जो चीजें हैं, इनके ऊपर कितना भारी खर्चा पड़ा है। अगर इस समय ये कदम नहीं उठाए जाते तो देश टूट जाता। हालात ये हो जाती देश की, क्योंकि इकोनॉमी की दृष्टि से हम इतने कमजोर हो गए। देश के ऊपर जिस प्रकार का जो भार पड़ा है वो मैं समझता हूं, मैं आभार व्यक्त करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का और वित्त मंत्री जी का कि उन्होंने बहुत मेहनत करके इस देश को संभाला है। तो ये कुछ दिन की दिक्कत हमारे सामने है और इससे को अपने को कष्ट उठाना पड़ेगा इतना। तो बाकी धीरे धीरे ये भी कोशिश करनी चाहिए। मैं अन्य भाइयों से भी निवेदन करूंगा कि जो भाई समर्थ हैं, सब्सिडी सबको नहीं, जो समर्थ है उनको खुद ही, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर लोग 6 लाख लोगों ने सब्सिडी वापस की थी। हमें सोचना पड़ेगा कि भाई हम समर्थ हैं तो हमें सब्सिडी के ऊपर आश्रित नहीं रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त मैं एक बात और आपको कहना चाहूंगा, बिजली पर सब्सिडी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बार एक आंदोलन चलाया है। इस चीज को हम बहुत पहले चला सकते थे, सौर ऊर्जा का। यदि सौर ऊर्जा के प्लांट लग जाते हैं, हम जैविक खाद को महत्व देते हैं, 80% खाद हमारा विदेशों से निर्यात हो रहा है। कितना बड़ा पैसा हम देते हैं विदेशों को, तो हम भारत में ही डेवलप करें, भारत में जैविक खाद के ऊपर महत्व दें। एक तो खाद्य सामग्री अच्छी मिलेगी, बीमारियों से पीछा छुड़ेगा, पेस्टिसाइड हम अपने देसी ढंग के बनाएं। और किसान जितने भी हैं गांव के अंदर, जो किसान है, उनको गोबर गैस प्लांट के माध्यम से यदि प्रेरणा दी जाए, अगर घर घर में गोबर गैस प्लांट लग जाए तो 50% हमारी गैस की सब्सिडी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसान को अपने घर में ही उसको खाद्य सामग्री पकाने के लिए गैस मिल जाएगी। तो इस ओर भी अभी ध्यान है कि हम घर घर के अंदर गोबर गैस प्लांट लगाएं, कि शहरों का संकट रहेगा, गाँव में तो नहीं होगा कम से कम। तो भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने की तरफ जो कदम है वो सौर ऊर्जा का है। अभी ट्रेन जितनी भी चलेंगी वो इलेक्ट्रिक की बजाय, क्योंकि इलेक्ट्रिक बनाने के लिए हमें पर्यावरण का भी खतरा रहता है। कोल से जितने भी परमाणु संयंत्र चलते हैं, बिजली के संयंत्र चलते हैं,
दिल्ली वाले हर साल, अभी दिल्ली सरकार ने एक एप्लीकेशन लगा दी कि दिल्ली के क्षेत्र के अंदर जो बारी दिल्ली है, एनसीटी एरिया जो है, उसके अंदर जितने भी प्लांट है उनको बंद कर दिया जाएगा। अब आप ये मानिए कि हरियाणा के प्लांट बंद हो जाएंगे, पंजाब के प्लांट बंद हो जाएंगे, राजस्थान के प्लांट बंद हो जाएंगे, तो दिल्ली में बिजली कहां से आएगी, हरियाणा में, स्टेट में बिजली कहां से आएगी। इसलिए बंद नहीं करने की अपेक्षा हम सौर ऊर्जा के प्लांट खड़े करें ताकि पॉल्यूशन फ्री बिजली में मिल सके, हमारा कोल्स बचेगा, हमें यूरेनियम बाहर से मंगाना पड़ता है। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरी लोकसभा में यूरेनियम मिला है, उसका प्लांट भी चालू हो जाएगा। 3000 करोड़ का प्रोजेक्ट भारत सरकार ने तय किया है। तो आत्मनिर्भर भारत की ओर हमें चलना पड़ेगा कि हमारे जो अपने संसाधन हैं उनके ऊपर देश को खड़ा किया जाए। तो ये सब्सिडी का समाधान प्राप्त तो होगा, इसमें कुछ समय लगेगा। ये प्रधानमंत्री इस तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। जी स्वामी जी, बहुत आपने हम सबको विस्तार से इसके बारे में बताया। अभी कुछ दिन पहले आयुर्वेद के ऊपर, एलोपैथ के ऊपर खूब बवाल चल रहा था, आपको पता है। आप भी एक योग गुरु हैं, आप भी योग को अपनी जो लाइफ है उसको बाकायदा उसमें प्रैक्टिस करते हैं। मैं आपसे पूछूंगा कि आयुर्वेद और एलोपैथ दोनों अलग अलग पद्धति हैं, उसके ऊपर इस प्रकार के बयानबाजी करना, मंतव्य रखना क्या उचित है, क्योंकि आप भी लगभग उसी क्षेत्र से आते हैं? देखिए, मैं तो स्वयं मेरे जो गुरुजी थे वो आयुर्वेद के बहुत बड़े विद्वान थे, उनकी खुद की एक फार्मेसी थी। मैं दीनानगर में मैंने श्रद्धेय स्वामी सर्वानंद जी के चरणों में अध्ययन किया और उनसे दीक्षा ली। पंजाब के गुरदासपुर में दीनानगर है, आज भी वहाँ एक फार्मेसी चलती है, अच्छी चिकित्सालय चलता है। हमें इस बात को सोचना पड़ेगा कि हम किसी भी चिकित्सा पद्धति को हे नहीं मान सकते। हमारे दिमाग में जो बैठ गया ये चिकित्सा पद्धति तो ठीक है, ये गलत है, ये गलत है। हमारे एलोपैथिक भाइयों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि शल्य चिकित्सा का यदि पहला गुरु था तो सुश्रुत था। अगर शल्य चिकित्सा किसी ने प्रारंभ की तो सुश्रुत ने की। आज आप सुश्रुत को कैसे अवॉइड कर सकते हैं? आज उसको डेवलप कर सकते हैं, आपने उसको विकसित किया है, डेवलप किया है, लेकिन आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। आयुर्वेद के ऊपर दुर्भाग्य हमारा क्या रहा कि आयुर्वेद को जिसके पास थे वो लेकर के मर गया। स्वामी रामदेव ने एक बड़ा काम ये किया है कि उन्होंने आयुर्वेद पर रिसर्च किया है। 400 करोड़ रुपए लगा के उन्होंने लैब खड़ी की, प्रयोगशाला खड़ी की है। माने प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया था। अब वो आयुर्वेद नहीं रहा कि जिसको पुड़िया में बांध के दे दिया जाता था। आज तो आयुर्वेद की प्रयोगशाला के अंदर एक तुलसी का पत्ता डाल करके और उसके अलग अलग निकाल दिया जाता है, इसमें कौन कौन से इंस्ट्रक्टर हैं, कौन कौन से गुण हैं। तो आज आधुनिक दृष्टिकोण से आयुर्वेद पर रिसर्च होना चाहिए, और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अलग से आयुष मंत्रालय का गठन किया है। अलग से आयुष मंत्रालय के गठन करने का अभिप्राय क्या है कि भारतीय चिकित्सा पद्धति जो आयुर्वेद है उसका केवल एक चीज को, भस्म जो होती है, अगर वो पूरी तरह से परिपक्व नहीं होंगी तो नुकसान कर सकती है, नहीं तो विधि पूर्वक अगर वैदिक के निर्देशन में दवाई दी जाए तो 99% आयुर्वेद में साइड इफेक्ट नहीं है। और एलोपैथी में ये एक संकट है कि वहां अगर थोड़ी सी चूक हो जाए तो साइड इफेक्ट बहुत हैं। अब एक गरीब आदमी को आपने मलेरिया की दवा दे दी, यदि उसने पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पिया, दूध नहीं पिया, फल नहीं खाए, तो उसकी किडनी पर असर पड़ेगा, उसके लीवर पर असर पड़ेगा। तो गरीब आदमी कहां से दूध लाएगा, कहां से फल लाएगा? तो उसके साइड इफेक्ट भी बहुत हैं। तो हमें इस पर चिंतन करना पड़ेगा। चिकित्सा जगत में स्वामी रामदेव ने भी बात कही कि सर्जरी के क्षेत्र में एलोपैथी का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में कुछ ऐसी चिकित्सा पद्धतियां हैं जो बीमारियों को मूलतः खत्म करती है, नष्ट करती हैं। तो चाहे आयुर्वेदिक है, चाहे यूनानी पद्धति है, चाहे हमारी होम्योपैथी है, प्रत्येक पैथी को हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए। इन सब के डेवलपमेंट विकास पर काम करना चाहिए, और प्रत्येक पद्धति के व्यक्ति को ये सोचना पड़ेगा। अभी हमारे सारे के सारे डॉक्टर कहते हैं ब्रीदिंग करिए, प्राणायाम करिए, काढ़ा पिए, खाना पीना ध्यान रखिए। ये आयुर्वेद का मतलब क्या है? ये आयु का वेद है, न केवल चिकित्सा पद्धति है, जीवन शैली है। तो उसको अगर हम डेवलप करेंगे तो हमारा बहुत सारी बीमारियों से वैसे पीछा छूट जाएगा। तो इसमें सबको मिलकर के आगे बढ़ना है। आज बहुत सारे, मुझे याद है कि आज से 40 साल पहले हम डॉक्टर के पास जाते थे
और उससे दवाई लेते थे, उससे पूछते क्या खाना है कि कुछ भी खाओ। लेकिन आज हर हॉस्पिटल में डाइटिशियन बैठा है। आप जब दवाई लेने के लिए जाएंगे तो डाइटिशियन आपको लिस्ट बना के दे देगा कि ये खाना है और ये नहीं खाना है। तो ये आयुर्वेद से चल करके आया है। पथ्या पथ्य जिसको कहते हैं, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, ये पथ्या पथ्य का जो प्रावधान है ये आयुर्वेद की पद्धति है। तो उससे चल के आया है। आज इसको हर एडॉप्ट कर लिया, हर एलोपैथी ने एडॉप्ट कर लिया। प्रत्येक बड़े से बड़े हॉस्पिटल के अंदर एक डाइटिशियन बैठा है, वो बताता है आपको ये खाना है ये नहीं खाना है। तो इसलिए हमें इन पद्धतियों का सबका सम्मान करते हुए आगे बढ़ना होगा। आयुर्वेद को मैं इनकी सबकी जननी मानता हूँ। आयुर्वेद सबकी जननी है। मैंने बताया कि सुश्रुत ने ही चिकित्सा पद्धति का प्रावधान किया था शल्य चिकित्सा का, फिर उसको आगे विकसित कर लिया। विदेशियों में एक विशेषता है कि वो किसी चीज को एक्सेप्ट करते हैं, पकड़ते हैं तो उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। एक आदमी छोड़ता है, दूसरा उसको आगे ले चलता है। तो इसलिए ये हम सबको आगे बढ़ना चाहिए इसमें लेकर के। स्वामी जी, मैंने आपसे चर्चा करी, अब मैं आपसे एक रैपिड फायर राउंड खेलूंगा। मैं आपसे एक शब्द कहूंगा, आपको उसका उत्तर एक शब्द में देना है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता देता हूं, सीकर के लोकसभा सांसद स्वामी जी, बनारस के लोकसभा सांसद मोदी जी। तो वैसे ही मैं एक शब्द का प्रयोग करूंगा और आपको उत्तर भी उसको एक शब्द में देना है। तो शुरू करें? जी, अशोक गहलोत। राजस्थान के मुख्यमंत्री। सीकर का सबसे नाकाम सांसद। मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। ठीक। कोई आदमी राजस्थान का अगला नाकाम नहीं है। मुख्यमंत्री। ये भी भविष्य के गर्भ में छिपी हुई चीज है। भाजपा की सबसे नाकाम नीति राजस्थान में। भाजपा की कोई ऐसी नीति नहीं है जो नाकाम हो। राहुल भाजपा गांधी। चिंतनशील पार्टी है। नहीं, वो भाजपा की नहीं है। नहीं नहीं, मैंने पूछा राहुल गांधी, इनके ऊपर एक शब्द बोलिए, राहुल गांधी। राहुल गांधी जो है वो थोड़ा सा अनमेच्योर नेता है। नहीं, एक शब्द बताइए, मैं मंतव्य नहीं पूछ रहा हूं पूरा, एक शब्द बताइए। राहुल गांधी। कांग्रेस के नेता हैं। ठीक। आखिरी, सुभाष महारिया। सुभाष महरिया हमारे पूर्व सांसद हैं। ठीक। तो ये मैंने एक रैपिड फायर राउंड खेला, आपके पूरे क्षेत्र को जाना, आपके क्षेत्र की समस्याओं को जाना, एक केंद्र सरकार का नेतृत्व करता होने के नाते आप क्या जिम्मेवारी बनती है, मैंने उसको भी बखूबी जाना। आपने हमको अपना समय दिया, हमसे बात करी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले मैं आपसे ये कहूंगा कि आप क्योंकि योग से जुड़े हुए हैं, तो हमारा जो सरल भारत का परिवार है इसमें युवा बहुत हैं, तो योग के प्रति हम युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, योग एक सर्वांगीण विद्या है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि प्रत्येक युवा को योग करना चाहिए। योग का सबसे बड़ा लाभ क्या है? योग एकाग्रता पैदा करता है। अगर एजुकेशन के क्षेत्र में जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो योग करेंगे तो उनके में एकाग्रता का भाव पड़ेगा, उनकी मेमोरी स्मृति बढ़ेगी। गेम्स खेलने वाला कोई युवा है, मान ली क्रिकेट ही कोई व्यक्ति खेलता है, तो अगर वो योग करेगा जिसमें एकाग्रता बढ़ेगी, तो युवा तो किसी क्षेत्र में जाएगा, व्यापारी है, बिजनेसमैन है, जो भी है, योग करने से मानसिक सुख मिलेगा, आत्मिक संतुष्टि रहेगी, बीमारियों से पीछा छूटेगा और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी, विल पावर बढ़ेगी। और आदमी का विल पावर जो होता है ना, वही लड़ाई लड़ता है। संघर्षों से जूझने की का जज्बा उसी व्यक्ति में होता है जिसमें विल पावर होता है। और युवा को हमेशा विल पावर की आवश्यकता है। युवा हर क्षेत्र में संघर्ष करता है, चाहे व्यापारी है, खिलाड़ी है, सर्विस करने वाला है, सीमा के ऊपर खड़ा है। आज जो सुसाइड के केसेस होते हैं वो इसलिए होते हैं, विल पावर नहीं है। तो योग से विल पावर मिलता है, आत्मिक बल मिलता है। और जिस व्यक्ति में आत्मा में बल होगा उसका मन बुद्धि में बल होगा, और मन बुद्धि में होगा उसकी इंद्रियों में पवित्रता होगी। तो योग से पवित्रता, स्थिरता और एकाग्रता, ये सब चीजें प्राप्त होती है। युवाओं को नियमित रूप से योग करना चाहिए। तो ये मेरे साथ थे स्वामी सुमेधानंद सरस्वती जी, जो सीकर से लोकसभा सांसद हैं। उन्होंने हमको अपना समय दिया, अपने मंतव्यों को रखा और आयुर्वेद के प्रति जो धारणा बनी थी उसको लेकर एक बहुत ही उचित और संक्षिप्त उत्तर दिया। स्वामी जी, आपने हमको अपना समय दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करता हूँ। हमारा पूरा परिवार आपका आभार प्रकट करता है। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।